Hello, good afternoon. Good afternoon, everyone. Let's start with the concept. जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था एक क्विक रिकैप करते हैं। तो बेसिकली अगर आपको याद होगा, कल हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखे। कल हमने फ्लक्स का कॉन्सेप्ट देखा और हमने ये समझा कि फ्लक्स जो है उसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला इधर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और जो इसका दूसरा फॉर्मूला इंटीग्रल फॉर्मेट में है, डिफरेंशियल एलिमेंट अगर लेंगे, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो ये फार्मूला कब एप्लीकेबल होगा? ये एवरेज फॉर्म में जब इलेक्ट्रिकल फील्ड कांस्टेंट रहेगी और एरिया वेक्टर के ऊपर, पूरे एरिया वेक्टर के ऊपर कांस्टेंट रहेगी, तब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। और ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर फार्मूला तब हम अप्लाई करेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है या फिर इट इज चेंजिंग, राइट। सो वो अगर चेंज हो रहा है, ठीक है, तो हम डिफरेंशियल एलिमेंट लेके फ्लक्स निकालेंगे। अब इसके ऊपर ये दो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, सॉरी, फ्लक्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा सॉलिड एंगल का। सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट में हमने क्या पढ़ा? सॉलिड एंगल जो है ये प्लेन एंगल से डिफरेंट है। प्लेन एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल होता है कोई भी दो लाइन के बीच में ये वाला जो पोर्शन होता है, इसको एंगल से डिफाइन करते हैं। एंगल का ऐसा कोई डेफिनेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। दो लाइन मिल रहे हैं एक जगह पे, कोइंसिडेंट पॉइंट है, तो इनके बीच का ये जो चीज है इसी को हम लोग एंगल बोलते हैं, राइट। तो ये थीटा जो है वो होता है एल बाई आर के बराबर। ये थीटा अगर रेडियंस में हो, अगर आपको याद है तो, राइट, ये एल है और ये आर है। सो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। आपने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में भी स्टैंडर्ड 10th लेवल में ये चीज पढ़ी हुई थी। थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? बोलिए, बोलना पड़ेगा। थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, राइट। प्लेन एंगल, तो प्लेन एंगल हमेशा एक प्लेन में एग्जिस्ट करता है। जैसा कि मैंने इस प्लेन में, जैसे व्हाइट बोर्ड के प्लेन में मैंने दो लाइंस लिए हैं, दोनों लाइंस इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो इनके बीच में जो एंगल है वो प्लेन एंगल कहलाता है, ठीक है। वैसे ही हमने पढ़ा कि सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल हम लोगों ने क्या समझा? सॉलिड एंगल हमने क्या समझा? सॉलिड एंगल जो होता है ये बेसिकली ऐसा समझो इसको, थोड़ा सा और अच्छे से अगर मैं समझाऊं, ध्यान से सुनना। मान लो हमारे पास ऐसा एक ट्रायंगल है, प्लेन, एक प्लेन में लाई करने वाला ट्रायंगल है, ये एक प्लेन में है, ठीक है। और सपोज मैंने इस ट्रायंगल को इस एक्सिस के वर्ड में ऐसे घुमा दिया, तो अगर मैंने इस एक्सिस के वर्ड में, वर्टिकल जो एक्सिस मैंने ड्रॉ किया है, ये वाला एक्सिस मान लो, इस एक्सिस के वर्ड में अगर इसे घुमाऊं तो हमें जो फिगर मिलेगा, क्या वो ऐसा मिलेगा कुछ आइसक्रीम के कोन जैसा? यस। और अगर मान लो मैंने इसको रेडियस बोला है और इसको हाइट बोला है, तो हमें ये 2D फिगर, ये 2D फिगर है, लेकिन जब हम इसे इस तरीके से घुमाएंगे तो हमें जो फिगर मिलेगा ये हमें 3D फिगर मिलेगा, ठीक है। अब इस 3D फिगर में ये वाला जो चीज है, ये वाला जो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को मैंने बोला था सॉलिड एंगल, ठीक है। बिकॉज 3D में आप अपने क्या करो, दोनों हैंड्स को ऐसे मिला लो, दोनों हैंड्स को मिला लो, तो दोनों हैंड्स को अगर आप मिला लोगे तो आपके दोनों हैंड्स के बीच में जो भी आपको दिख रहा है ना, वो सॉलिड एंगल है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आप दोनों हैंड्स को मिलाओ, दोनों हैंड्स के एंड फिंगर्स को और थम्स को मिला लो, और बाकी सब फिंगर्स को ऐसे ऊपर की तरफ पॉइंट आउट करो, तो आपको दिखेगा एक कोन टाइप का बनते हुए आपके हैंड्स के बीच में। तो आपके हैंड्स के बीच में जो भी बना है वो सॉलिड एंगल है, ठीक है। तो सॉलिड एंगल इज बेसिकली क्या है? ये 3D में जो एंगल होता है, 3D का एंगल है ये। तो 3D में जो एंगल हमें मिलेगा दैट इज नोन एज सॉलिड एंगल। इसको समझने का एक और तरीका हो सकता है कि मान लो, ध्यान से देखो गाइज, प्लीज डू नॉट, और सब लोग प्लीज, अगर किसी को मान लो कभी अगर वो लॉग आउट हो भी जाते हैं कोई फॉर व्हाटसएवर रीजन, नेटवर्क का इशू एंड ऑल दैट, प्लीज ट्राई टू रीलॉग इन, and if that is not happening then you have the videos also uploaded regularly on day to day basis. I'm uploading the class recorded videos in the YouTube. Please ensure that you are going through them, ठीक है, बहुत जरूरी है ये। डोंट लूज आपका फोकस एंड आपका कंसिस्टेंसी एंड आपकी कंटिन्यूटी, इसको बिल्कुल लूज मत करो। और एक और रिक्वेस्ट है मेरा आपसे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने ग्रुप में डाला भी हुआ है, क्या सब लोगों ने ऐप डाउनलोड कर लिया है?
क्या सब लोगों ने ऐप डाउनलोड कर लिया है? प्लीज प्लीज, अगर किसी ने ऐसा नहीं किया प्लीज कर लो गाइस, मींस आप अननेसेसरली चीजों को डिले कर रहे हो। और आपको आपको मैंने कांटेक्ट पॉइंट, सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी दे दिया है। सागर, कोई भी इशू हो रहा है स्नैपशॉट लेके उसके साथ बात करो, इट विल गेट सॉर्टेड, राइट? यू नीड टू डू दिस। आपको इसमें और कोई ढील नहीं बरतनी है, आपको करना है। और ध्यान सुनो, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। मान लो आपने एक यू टेक अ वाटरमेलन, तरबूज लिया आपने। तरबूज को अगर आप कट करोगे ना, मान लो आपने तरबूज के अंदर ऐसा एक पोर्शन कट आउट करके निकाला, तो ऐसा पोर्शन अगर आप कट आउट करके निकालोगे, आप तरबूज के सेंटर, मान लो ये तरबूज का सेंटर है, तरबूज के सेंटर पे आप अगर ये लाइंस को ऐसे ज्वाइन करोगे, अगर आपने कभी तरबूज की कटिंग की हुई है तो ये पोर्शन, ये मैं लाल दिखाता हूँ बिकॉज तरबूज लाल होता है, ये पोर्शन यहाँ पे अगर आप अपने आंख लगा के देखोगे तो तुमको यहाँ पे एक एंगल बनता हुआ नजर आएगा। समझ में आ रहा है? तरबूज मान लो आपने कट किया, तो वहां पे जो एंगल बनता है वो एक प्लेन में है या 3D में है? ये जो एंगल बनेगा, ये एक प्लेन में है, ये वन प्लेन में लाई कर रहा है, या फिर ये 3D में है? किस में है ये? तरबूज का अगर एक स्लाइस कट आउट करके आप निकाल लोगे पूरा, तो ये 3D में लाई करेगा। तो ये जो एंगल आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, इसी को हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं। दिस इज व्हाट आई कैन टेल यू, दिस इज व्हाट द सॉलिड एंगल। ठीक है, ये सॉलिड एंगल होता है। ठीक है ना? अब लॉजिकली ये चीज थोड़ा सा ये जो अगर मैं क्लास में प्रेजेंट होता तो मैं आपको इसको अलग तरीके से बताता, बट इसको ऐसे बता पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो मैंने ये ट्राई किया कि इसको ना इस तरीके से देखो, तो प्रॉब्ली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, राइट? इसको सॉलिड एंगल बोलते हैं। कल मैंने आपको कल एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी, जो कि यहीं से फ्लो इन करती है, कि अगर आपके पास एक इस तरीके से ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल का ये जो एंगल है अल्फा, इसको हम लोग बोलेंगे सेमी वर्टिकल एंगल। अगर मैं इसको पूरा घुमाता हूं तो 2D में इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको कोन को 2D में। तो उस केस में ये जो एंगल अल्फा है, इसको हम लोग बोलेंगे सेमी वर्टिकल एंगल। तो कल मैंने आपको क्या बताया था, इफ यू रिमेम्बर, कि सॉलिड एंगल, ये सॉलिड एंगल को अगर मैं ओमेगा नाम दूं, तो सॉलिड एंगल को आप रिलेट कर सकते हो सेमी वर्टिकल एंगल के साथ, एंड दिस इज द रिलेशनशिप दैट यू विल गेट। दिस इज द रिलेशनशिप व्हिच यू विल गेट। Solid angle is your 2 pi 1 minus cos alpha, where alpha is a semi vertical angle or the plane angle। तो इस तरीके से आप सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल को लिंक करो। ठीक है, और इसके ऊपर हम लोगों ने कल कुछ सवाल देखे थे एंड ऑल दैट। इसके बाद हम लोगों ने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इफ यू रिकॉल। हमने ये पढ़ा था कि मान लीजिए एक चार्ज है, ये चार्ज को अगर हम एक एनक्लोजर के अंदर रखते हैं, तो कितने नंबर ऑफ, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर जब हमने निकाला, तो हमने बेसिक से चला, हमने बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर या एनक्लोजर विल बी इंटीग्रल क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो अगर मैं बोलूं कि q से डिस्टेंस जो था ये r, ये फिक्स्ड मान लो, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टू kq by r स्क्वायर। और जो इसकी एरिया वेक्टर है, वो एरिया वेक्टर भी अलोंग द इलेक्ट्रिकल फील्ड इसकी डायरेक्शन होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री होने के कारण आपको kq by r स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मिला, और ds जो है वो एरिया वेक्टर है, ds ही लिखो, और इनके बीच का जो एंगल है वो cos 0 मिला। एंड नाउ यू डू इट द क्लोज लूप इंटीग्रल, बिकॉज आप हर एक पॉइंट जो सरफेस पे लोगे, सभी पॉइंट की दूरी जो चार्ज चार्ज q है उससे r पे ही है, तो ये के क्यू बाई आर स्क्वायर लिटरली आपका कांस्टेंट हो जा रहा है, तो आप इसे बाहर निकाल लोगे, के क्यू बाई आर स्क्वायर क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ ds। जब आप ये करोगे, यू विल गेट के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ ds इज कमिंग एज 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज व्हाट विल यू गेट। ठीक है, तो अगर आपने आर स्क्वायर कट कर दिया, इट विल बी 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
4 पाई इंटू क्यू, 4 पाई ने 4 पाई को मार दिया तो आपको रिजल्ट क्या मिला, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आपने ये सीखा कि द नेट फ्लक्स विच इज पासिंग थ्रू दिस एनक्लोजर विच इज अ स्फीयर, इट इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इस फॉर्मूला में कहीं पे भी आर वाज नॉट फीचरिंग और सरफेसिंग, आर वाज नॉट सरफेसिंग, मतलब द रेडियस वाज नॉट सरफेसिंग। इससे हमें ये समझ में आया कि इस क्यू को हम कोई भी पर्टिकुलर एनक्लोजर में रख दें, मान लो वो एक क्यूब हो, कोई भी आड़ा तेरा शेप हो, या फिर एक सर्कल हो, स्फीयर हो, सॉरी एक अलग रेडियस का, कुछ फर्क नहीं पड़ता है अगर कोई भी चार्ज एनक्लोज्ड है। आपने ये सीखा कि अगर अगर कोई भी चार्ज एनक्लोज्ड है then flux passing through the enclosure is equal to q by epsilon। ये हम लोगों ने सीखा। कोई भी एनक्लोजर, किसी भी टाइप का एनक्लोजर, बट एनक्लोजर होना चाहिए। तो नेट एनक्लोजर इज पासिंग थ्रू दैट, और नेट फ्लक्स दैट इज पासिंग थ्रू दैट एनक्लोजर वाज q by epsilon। ये हम लोगों ने सीखा और फिर हमने इसको सॉलिड एंगल के कांसेप्ट से लिंक किया। हमने ये बोला या ये सीखा हमने कि q by epsilon नॉट, अगर मैं इस तरबूज के अंदर कहीं पे भी एक चार्ज प्लस q रख दूं, कहीं पे भी, सेंटर पे हो ये जरूरी नहीं है, कहीं पे भी रख दूं, कहीं पे भी रखो, सेंटर पे हो ये जरूरी नहीं है, तो व्हाट इज द नेट फ्लक्स दैट इज पासिंग थ्रू दिस तरबूज, इट इज q बाय एप्सिलॉन। और ये जो q बाय एप्सिलॉन नॉट है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, इट इज द टोटल काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग द एनक्लोजर। And we also know that number of lines of forces crossing the enclosure means lines of forces contains energy in them. So energy crossing a given area, जिसको आप समझ सकते हो कि अगर मैं एक बल्ब जलाता हूँ तो बल्ब से जो रोशनी निकलती है, क्या वो 2D में फैलती है या 3D में फैलती है? 3D में फैलती है। तो अगर इस बल्ब को हमने किसी एनक्लोजर के अंदर रखा है तो जितनी एनर्जी इस बल्ब से निकलेगी, क्या पूरी की पूरी एनर्जी इस सरफेस से बाहर आएगी? अगर हम मानते हैं कि इससे बाहर आ सकती है तो इस सरफेस से बाहर आएगी। तो जितनी एनर्जी उस बल्ब की होगी, क्या पूरी की पूरी एनर्जी सरफेस से बाहर आएगी? अंडरस्टैंडिंग? तो सरफेस से बाहर आएगी। तो क्यूब एप्सिलॉन इज द काउंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस व्हिच क्रॉसिंग द एनक्लोजर। तो सॉलिड एंगल से जब हमने इसे लिंक किया तो हमने ये पाया कि 4 पाई सॉलिड एंगल, बिकॉज एक स्फीयर का सॉलिड एंगल 4 पाई होता है, कल मैंने ये करके भी आपको दिखाया था। तो 4 पाई सॉलिड एंगल पे जो टोटल फ्लक्स एसोसिएट होता है वो होता है q by epsilon। This is a very important concept which will help us to solve a variety of questions and we will see it today। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? Good। So now let's start today's journey। ठीक है, आज शुरू करते हैं। ये क्विक रिकैप था जो मैंने आपको कराया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, मैंने कल आपको फ्लक्स निकालने के ऊपर डिफरेंट सवाल और वैरायटी ऑफ सवाल आपको कराए। ठीक है, क्लोज्ड लूप इंटीग्रल मींस वो पूरे सरफेस को कवर कर रहे हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज्ड लूप इंटीग्रल। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, अगर मैं कोई चार्ज बाहर लूं और ये मान लो हमारे पास एक एनक्लोजर है, कोई चार्ज बाहर है, प्लस क्यू का चार्ज हमने रखा है मान लो, और ये हमारा एक क्लोज सरफेस है। तो व्हाट इज द नेट फ्लक्स व्हिच इज पासिंग थ्रू दिस क्लोज सरफेस? लेट्स सी दिस। अब इस प्लस क्यू से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो बेसिकली इसी तरीके से निकलेंगे, 3D में निकलेंगे। ठीक है, 3D में निकलेंगे। हम सिर्फ वही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को कंसीडर करेंगे जो कि इस एनक्लोजर को कट कर रहा है। तो अगर आप लॉजिकली देखोगे तो इसका जो आंसर होगा, व्हाट इज द नेट फ्लक्स व्हिच इज पासिंग थ्रू दिस एनक्लोजर, इट विल बी q by epsilon naught which will be 0 by epsilon naught, which will be 0। why 0 by epsilon naught? because ये q क्या था? this q was the charge which was inside the enclosure। you remember? which was inside the enclosure। तो एनक्लोजर के इनसाइड में अगर कोई चार्ज हो तो नेट फ्लक्स व्हिच इज पासिंग थ्रू दैट एनक्लोजर इज q by epsilon।
इट इज द नेट फ्लक्स दैट इज पासिंग थ्रू दैट एनक्लोजर। लेकिन अगर मैं चार्ज Q को बाहर रखूं तो एनक्लोजर के अंदर का चार्ज कितना है, 0 है, तो 0% इज 0। इसको समझने का एक और तरीका देखो, जैसे जैसे हम Q से दूरी बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो रिड्यूस होती जाएगी। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, सपोज ये इतना बड़ा एरो है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एरो थोड़ी सी कम होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में अगर हम सोचें तो इसमें जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, और यहाँ पे जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो कुछ ऐसी होगी, परपेंडिकुलर सरफेस होता है ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे आपको समझ में आएगी कि इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल जो है ये ऑब्ट्यूज है, और इस जगह पे वो क्या है, वो एक्यूट है। तो यहाँ पे E डॉट डी ए की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव आएगी, और इस जगह पे वो नेगेटिव आएगी, बिकॉज E और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज है। तो होता ये है कि इस साइड में जितने भी पॉजिटिव्स होंगे, मान लो ऐसा है, यहाँ पे ऐसे ऐसे इतने सब जोन से ये क्रॉस कर रहा है, ऐसे मान लो, तो ये जो एरिया है E डॉट डी ए करके इसका पूरा निकालूंगा, ये क्या आएगा, यहाँ पे ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और इस जगह पे इस जोन पे जो E डॉट डी ए करके निकालूंगा वो नेगेटिव आएगी। ये देखा गया है कि ये रेड कलर का जोन के लिए E डॉट डी ए और ब्लू कलर के जोन के लिए E डॉट डी ए, इनकी मैग्नीट्यूड इक्वल एंड अपोजिट होती है एंड दे कैंसिल आउट। ये इक्वल एंड अपोजिट होती है एंड दे कैंसिल आउट। इसीलिए अगर कोई चार्ज किसी एनक्लोजर के बाहर हो, then the net flux that crosses through that enclosure will be zero। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मान लो कोई चार्ज प्लस Q है और आपने इसको थोड़ा सा समझो, इसको इसको मान लो एक स्फीयर ले लिया आपने, स्फीयर परफेक्टली सर्कल है, तो इस Q से आपको पता है कि वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स। इसको समझो थोड़ा ज्योमेट्रिकली, एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट हो सकते हैं, इस एक्सटर्नल पॉइंट से एक दो ही टेंजेंट हो सकते हैं, बाकी सब सेकेंड है। तो इस टेंजेंट ये जोन के अंदर ये जो एरिया है, यहाँ पे E डॉट डी ए वेक्टर जो होगा ये दोनों के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज रहेगा, ठीक है। और इस साइड वाला E डॉट डी ए जो होगा, यहाँ पे E और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल एक्यूट होगा। कोई भी पॉइंट ले लो, सर्कल लिया है तो मान लो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ से ऐसा जा रहा है, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा बड़ा होगा लेकिन एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा होगा। तो यहाँ पे ऑब्ट्यूज और यहाँ पे एक्यूट है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कम होती है बट ओवरऑल एरिया बढ़ जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड ज्यादा बड़ी होती है बट ओवरऑल एरिया घट जाता है। तो ओवरऑल इन दोनों को ऐड करते हो तो ये जीरो आ जाता है। इसीलिए अगर कोई भी चार्ज आपके एनक्लोजर के बाहर लाई करता हो तो उस चार्ज के कारण द नेट फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू दैट एनक्लोजर इज जीरो। क्या मेरी बात समझ आई है? क्या मेरी बात समझ आई है? ध्यान से देखो, क्या मेरी बात समझ आई है? क्लियर है ये एवरीवन? गुड। अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। सो ये देखो, तो अब हम आते हैं एक कॉन्सेप्ट के ऊपर जिसे हम लोग बोलते हैं गॉस लॉ। ये बेसिकली अभी हमने जो भी पढ़ा है उसी को एक स्टेटमेंट के फॉर्म में हम लिखेंगे। गॉस लॉ ये बोलता है कि जो नेट फ्लक्स which passes through a surface it is given by E vector
dot dA vector and that is equal to charge enclosed by that enclosure upon epsilon. This is what is the statement of Gauss law. So the net flux is given by E vector dot dA vector. ये हम पढ़ चुके हैं. नेट फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है, नेट फ्लक्स कैसे निकालते हैं ये पढ़ चुके हैं, ये भी हम निकाल चुके हैं. इन सबको लिंक किया गया है और इसे हम लोग बोलते हैं गॉस लॉ या गॉसेस लॉ. ठीक है. तो लॉजिकली अगर हम कोई भी एनक्लोजर बनाएं, ये एनक्लोजर है, 3D का एक एनक्लोजर है. एनक्लोजर मतलब इसके अंदर कुछ वॉल्यूम है, राइट. तो मान लो इसके अंदर एक चार्ज है प्लस Q1, एक चार्ज है प्लस Q2, एक चार्ज बाहर है प्लस Q3, इधर एक चार्ज है प्लस Q4. तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 डॉट DA करूं, ठीक है, it will be charge enclosed which is Q1 upon epsilon naught. ये वाला रूल मैंने लिखा है. किसके लिए लिखा है? Q1 के लिए लिखा है. क्या Q1 इस एनक्लोजर के अंदर है? तो Q1 अगर एनक्लोजर के अंदर है, then the net flux which will be passing from that enclosure will be given by Q1 by epsilon. Similarly, अगर मैं Q2 की बात करूं तो Q2 के लिए मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 डॉट DA वेक्टर इज इक्वल टू Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट. ये इस फॉर्मेट में लिख रहा हूँ मैं. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं Q3 की बात करूं तो क्लोज्ड लूप इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q3 डॉट DA वेक्टर विल बी इक्वल टू 0 बाई एप्सिलॉन नॉट. वाई 0? अभी इसका प्रूफ भी हमने देखा था और इसका रिजल्ट भी अपने को आता है. क्या आपको समझ में आ रहा है एवरीवन? क्या Q3 बाहर है? अब भी देखा था, याद करो, अब भी जस्ट. अगर कोई चार्ज बाहर हो तो व्हाट इज द नेट फ्लक्स व्हिच passes through the enclosure? Is it 0? क्योंकि Q enclosed 0 है because वो चार्ज बाहर है. अब भी पढ़ा था हमने. Yes, no, maybe. क्या बात समझ में आई है? Similarly, what is the net flux because of charge Q4? That is the electric field due to Q4 dot DA is it equal to again 0 upon epsilon. अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो ये आ जाएगा क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 plus electric field due to Q2 plus electric field due to Q3 plus electric field due to Q4 dot DA is equal to Q1 plus Q2 by epsilon naught. इसको अगर आप ध्यान से देखोगे आपको यही वाला फॉर्मूला आता हुआ दिखाई देगा. समझने वाली बात क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग लिखते हैं नेट डॉट DA is equal to charge enclosed upon epsilon. समझो इस चीज को. Why it is net electric field? Because it is the electric field on the surface of the enclosure because of all the charges Q1, Q2, Q3, Q4. इसीलिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको नेट लिखा गया है because this is the net electric field on the surface of the enclosure, right? On the surface of the enclosure, and that net electric field is because of all the charges. All the charges means the charges which may be inside the enclosure or may be outside it. That is why it is the net electrical field on the surface of the enclosure. Dot DA vector is equal to charge enclosed. तो यहाँ पे जो आएगी, यहाँ पे कौन सी चार्ज आएगी? Q1 plus Q2 आ रही थी. क्या Q1 plus Q2 वो चार्ज है जो इस एनक्लोजर के अंदर है? Have a look. क्या ये वो चार्ज है जो इस एनक्लोजर के अंदर है? Are you understanding this? तो चार्ज enclosed by epsilon naught, तो you got this E net dot DA is equal to charge enclosed by epsilon naught. क्या मेरी बात समझ में आई है? ध्यान से देखो. क्या मेरी बात समझ में आई है? Everyone, everyone. समझ में आई बात? Everyone, please. ठीक है. क्या ये क्लियर है सबको? गुड. सो दिस, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है जो कि बेसिकली यही वाला रूल है. दिस इज व्हाट आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड. दिस इज नोन एज गॉस. This is known as Gauss law. Gauss law says that the net electric field
on the surface of the enclosure dot dA vector is equal to integral closed loop integral of net electrical field dot dA vector is equal to charge enclosed upon epsilon. Charge enclosed upon epsilon. क्या मेरी बात समझ में आई है? So this is what is the concept of Gauss law. ठीक है, क्या ये सबको समझ में आया? सब इस पॉइंट को नोट करो. अब मेरी बात सुने ध्यान से. ये जो पूरी चीज है क्लोज लूप इंटीग्रल ई वेक्टर नेट डॉट डी ए, इसको हम लोग बोल सकते हैं दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू फाई नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस. क्यों बॉर्डर पर होगा तब भी हम उसे बाहर ही मानेंगे. ठीक है, नाउ लुक एट दिस. तो ई नॉट नेट डॉट डी ए इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, अभी मेरी बात ध्यान सुनो. सो ये फाइनेट है. अभी देखो, अगर मैं बोलूं कि चार्ज एनक्लोज्ड जीरो है, अगर चार्ज एनक्लोज जीरो है दैट मीन्स क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं चार्ज एनक्लोज जीरो मतलब फाइनेट जीरो. क्या ये सही है या गलत है? ठीक है. दूसरा, चार्ज एनक्लोज्ड जीरो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर इज जीरो. ठीक है. दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट एवरीवेयर इज जीरो implies E net everywhere zero implies charge enclosed is equal to zero and E net everywhere equal to zero implies phi net equal to zero. ठीक है, इसमें से ट्रू फॉल्स आपको लगाना है. बताओ. चलो, अगर चार्ज एनक्लोज जीरो है, ध्यान समझना, अगर चार्ज एनक्लोज जीरो है देन चार्ज एनक्लोज जीरो मतलब क्लोज लूप इंटीग्रल ई नेट डॉट डी ए जीरो हो गया. दैट मीन्स फाइनेट इज जीरो. दैट मीन्स दिस इज ट्रू. चार्ज एनक्लोज जीरो मतलब ई एवरीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ द एनक्लोजर इज जीरो. क्या ये सही है? सेकंड वाला सोच के बोलो, क्या सेकंड वाला सही है? नो, करेक्ट. सेकंड वाला फॉल्स है. सेकंड वाला फॉल्स क्यों है आपको यहां से समझ में आ जाएगा. मैं ये डायग्राम में आपको लेके चलता हूँ. क्या चार्ज एनक्लोज जीरो है लेकिन इस पॉइंट पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर और इस पॉइंट पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर. तो यहाँ पे E डॉट डी ए का प्रोडक्ट ओवर द एंटायर एनक्लोजर जीरो हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिविजुअली एवरीवेयर इज नॉट जीरो. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इलेक्ट्रिकल फील्ड इंडिविजुअली एवरीवेयर इज नॉट जीरो. इसका मतलब चार्ज एनक्लोज जीरो होगा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड एवरीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज जीरो इज फॉल्स. थर्ड स्टेटमेंट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट एवरीवेयर अगर जीरो, सब जगह ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो है देन चार्ज एनक्लोज इज जीरो. इज इट करेक्ट? यस. क्या करेक्ट है ये? वेरी गुड. नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड एवरीवेयर इज जीरो. दैट मींस नेट फ्लक्स इज इक्वल टू जीरो. इज इट करेक्ट? यस, ये भी करेक्ट है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड नेट एवरीवेयर जीरो है तो ई की वैल्यू जीरो हो गई. इट्स अ कांस्टेंट. आप जीरो को बाहर निकाल लो इंटीग्रल साइन के, तो जीरो इंटू क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ डी ए कर लोगे तो वो जीरो ही हो जाएगा. तो नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा, तो फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा और चार्ज एनक्लोज भी जीरो हो जाएगा. तो ये जो चार स्टेटमेंट थे दीज आर सम ऑफ द गुड स्टेटमेंट्स व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड. ठीक है, समझ में आया? ठीक है, ओके, गुड. चलो आगे बढ़ते हैं. तो ये बेसिकली आपका गॉस लॉ था और इसका एप्लीकेशन अभी हम लोग देखेंगे. आइए इसके एप्लीकेशन से, चलिए मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि एक चार्ज Q है एंड दिस चार्ज Q, सॉरी, हाँ ठीक है, ये चार्ज Q है
तो सपोज मैं आपको बोलूं कि आप इसमें क्या करो, एट अ डिस्टेंस r इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बताओ बाय यूजिंग गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बताओ बाय यूजिंग गॉस लॉ एट अ डिस्टेंस r। गॉस लॉ अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड बताने की कोशिश करो। ओके लेट्स सी। आप क्या करो, इस जगह पे आप इमेजिन कर लो कि एक आपने एनक्लोजर बना लिया, स्फेरिकल एनक्लोजर। अगर आपने स्फेरिकल एनक्लोजर बना लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्या वो इलेक्ट्रिकल फील्ड हर जगह पे इस एनक्लोजर के क्यू बाई आर स्क्वायर होगी एवरीवन? क्योंकि आर डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और 3D में फैलती है। और इस जगह पे जो एरिया वेक्टर होगा, वो एरिया वेक्टर भी इस एनक्लोजर के नॉर्मली आउटवर्ड होगा, इट इज इन दिस डायरेक्शन। तो अगर आप देखोगे तो आपको निकालना इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड तो इस एनक्लोजर के अंदर कितना चार्ज आ गया, विच इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज फाइनाइट इज इक्वल टू चार्ज इक्वल टू ई वेक्टर ई नेट डॉट डी ए। तो ई नेट जो आ रहा है वो आ रहा है के क्यू बाई आर स्क्वायर, सॉरी ई नेट, ई नेट आपको निकालना है, सॉरी सॉरी सॉरी, ई नेट आपको निकालना है। आप फ्लक्स लगा रहे हो तो ई नेट, तो ई नेट आपको हर जगह पे, अभी आप कूलम्स लॉ मत लगाओ, आपको कूलम्स लॉ नहीं लगाना है, आपको गॉस लॉ से प्रूव करना है। तो ई नेट आपकी मान लो, सॉरी ई नेट आपकी मान लो, ई नेट है आप मान लो यहाँ पे, और वो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होगी वो परपेंडिकुलरली आउटसाइड होगी और किसी डायरेक्शन पे नहीं होगी। ये मैं आपको समझाऊंगा क्यों, बिकॉज आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस समझ में आता है। तो ये जो मैंने एनक्लोजर लिया है, ये एक कंडक्टर का सरफेस है मान लो, और सरफेस कंडक्टर के सरफेस पे, कंडक्टर के प्रॉपर्टीज मैं बताऊंगा, फिलहाल नोट कर लो। कंडक्टर की जो सरफेस जो है, उस सरफेस में कोई भी दो पॉइंट जैसे कि सेम डिस्टेंस पे है चार्ज से, उनकी पोटेंशियल सेम होगी, और पोटेंशियल अगर सेम है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। मैंने आपको बोला था इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलर होगी, इसलिए नॉर्मली आउटवर्ड होगी, और एरिया वेक्टर भी नॉर्मली आउटवर्ड होगी। तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इज द नेट फ्लक्स फाइनेट विच इज इक्वल टू ई नेट डॉट डी ए क्लोज लूप इंटीग्रल। अभी ई नेट बिकॉज हर जगह पे सेम होगी और परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी, तो ई नेट को मैं कांस्टेंट मान के बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये आ गया क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ डी ए विच इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई नेट की जो वैल्यू आएगी, ई नेट की वैल्यू आएगी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ डी ए। अच्छा, क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ डी ए क्या हो जाएगा, डी ए मतलब यहाँ पे एक छोटा सा एरिया लिया था आपने, अब इसी एरिया को पूरा जोड़ते चलोगे तो किसका एरिया मिल जाएगा, क्या आर रेडियस के स्फीयर का एरिया मिलेगा जो आपने इसके बाहर ड्रॉ किया है। तो अगर वो एरिया है तो क्लोज लूप इंटीग्रल फाई डॉट डी ए, क्लोज लूप इंटीग्रल डी ए सॉरी, क्या वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखो, क्या इसको आप लिख सकते हो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, और क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप के लिख सकते हो। क्या आपको आपका रिजल्ट के क्यू बाई आर स्क्वायर आता हुआ दिख रहा है। क्या यही इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालते थे बाई यूजिंग कूलम्स लॉ, जो अभी आपने गॉस लॉ की मदद से बता दिया। क्या मेरी बात समझ में आई है? ध्यान से देखो, क्या मेरी बात समझ में आई है? जो आप कूलम्स लॉ को यूज करके बताते थे, वही मैंने अभी आपको गॉस लॉ से प्रूव करके बताया। याद रखिए, गॉस लॉ इज मोर फंडामेंटल देन कूलम्स लॉ। if you read good books you will find that पहले गॉस लॉ बताया जाता है, फिर गॉस लॉ से कूलम्स लॉ प्रूव किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने गॉस लॉ की मदद से आपको प्रूव करके दिखाया कि किसी भी डिस्टेंस आर पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। हम ये सब चीजें और देखेंगे डिटेल में। चलिए, थोड़ा सा अभी जो कंसेप्ट गॉस लॉ का बताया है, गॉस लॉ के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़े हैं, अभी थोड़ा सा और उसकी यूटिलिटी देखते हैं टोटल फ्लक्स के टर्म्स पे, कैसे कैसे क्या क्या होगा एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। आइए, सपोज मैंने आपको एक और फ्लक्स का एक क्वेश्चन देता हूँ, देखो ध्यान से, अगर तुम्हें यू विल बी एबल टू डू इट। सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि एक क्यूब है, इस क्यूब के यहाँ पे एक स्फेरिकल चार्ज है प्लस क्यू का, और आपको बताना है कि इस सरफेस से
टोटल कितना फ्लक्स निकलेगा, ये बताना है। ट्राई इट आउट फॉर अ मिनट। आपको समझ में आया क्या हुआ? एक क्यूब है, क्यूब के एक एज में एक प्लस क्यू चार्ज रखा गया है। कोई एक स्फीयरिकल ऑब्जेक्ट है, मान लो एक स्फीयरिकल ऑब्जेक्ट है, एक स्फीयर है, और इसके ऊपर आपने प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है, और ये प्लस क्यू चार्ज स्फीयर में टोटली, स्फीयर के अंदर सब जगह मिलके ये प्लस क्यू चार्ज है। मतलब ये सिर्फ सरफेस पे ये चार्ज नहीं रहेगा, ये स्फीयर के अंदर पूरा ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा मान। ठीक है, सोचो तो 1 मिनट, टेक 1 मिनट टाइम, थिंक ऑन दिस। सोचो कैसे करोगे। आपको बताना है कि जो मैंने सरफेस वहां पे रेड कलर से मार्क किया, हाईलाइट किया है या शेडेड किया है, उसका आपको, उसके थ्रू कितना फ्लक्स जा रहा है ये आपको बताना है। समझ में आया? ओके, ओके, गुड। ध्यान सुनो, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप ऐसे इमेजिन करो, ये इसका इसका एज आप मान लो ए, ठीक है। आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि आपके पास एक यू नो ठीक है, देखो ध्यान से, आप ऐसा मानो कि ये जो ए साइड का एक क्यूब है, आप ऐसा मानो कि जो क्यूब में आपका ये चार्ज था, ठीक है, वो एक बड़े क्यूब 2a का, जिसका एज 2a है, उसका एक पार्ट है। तो ऐसे कितने क्यूब्स ए साइड के मैं ज्वाइन कर दूंगा तो मुझे 2a एज का एक बड़ा क्यूब मिलेगा। कितने क्यूब मुझे ज्वाइन करने पड़ेंगे? देखो इमेजिन करना पड़ेगा। 8। वेरी गुड। 8 8 आपको ज्वाइन करने पड़ेगा, तब तभी आपको 2a का एक क्यूब मिलेगा। और आपसे पूछा गया है कि इससे कितना जाएगा, ठीक है ना? ये आपको समझ में आया? अब मेरी बात सुनो ध्यान से। तुम अगर समझोगे, अगर तुमने ऐसे 8 क्यूब्स डाल दिए, तो तुम देखोगे कि ये जो प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू जो चार्ज है, ये इस 2a क्यूब के सिमेट्रिकली लोकेशन में आ जाएगा। थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा इसको ना। अब ये प्लस क्यू चार्ज जो है, ये इस 2a क्यूब के सिमेट्री लोकेशन, मतलब एकदम सेंटर में आ गया, 3D में सेंटर में। तो अगर ये सेंटर पे आया, तो लॉजिकली सोचो, इस ये एक एनक्लोजर बन गया क्यू के बाहर। तो व्हाट इज द नेट फ्लक्स दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस क्यूब ऑफ साइड 2a? What is the net flux that is coming out from this cube of side 2a? Is it q by epsilon naught? Is it q by epsilon naught? Yes, no, maybe. क्या बात समझ में आई है? Is it q by epsilon naught? Very good. It's q by epsilon naught. अब लॉजिकली अगर तुम सोचोगे, ये जो बॉटम वाला फेस है, ये बॉटम वाले फेस से इस q by epsilon naught का कितना पोर्शन निकलेगा? क्या ये 1/6 निकलेगा बॉटम वाले फेस? और बॉटम वाले फेस में से अगर तुम्हारी बुद्धि चल रही है तेज, तो क्या तुम्हें एक बात समझ में आई कि इस बॉटम वाले फेस का 1/4 है वो वाला फेस जिसके थ्रू हमसे पूछा जा रहा है?
क्या बॉटम वाले फेस से अगर q/6 एप्सिलॉन नॉट जा रहा है, क्या उसका 1/4 में से कितना जाएगा? क्या इसका 1/4 जाएगा? इसका मतलब तुम्हारा आंसर आ जाएगा q/24 एप्सिलॉन नॉट। क्या मेरी बात समझ में आए? इट्स अ गुड क्वेश्चन, थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। क्या बात समझ आई है? क्या बात समझ आई है? ओके ओके, गुड गुड। चलो अभी देखो आगे। सो दिस इज व्हाट यू अंडरस्टूड, राइट? चलो और देखते हैं और कैसे कैसे सवाल हो सकते हैं। ठीक है, आइए। सपोज मैं आपको बोलता हूँ, यहाँ पे ध्यान सुनो। सपोज मैं बोलूँ मेरे पास एक इनफाइनाइट प्लेट है, इधर भी इन्फिनिट तक जा रही है, इधर भी इन्फिनिट तक जा रही है, एंड सपोज इसकी जो थिकनेस है प्लेट की वो a। ठीक है, मैं इस प्लेट को इस साइड से देख रहा हूं, यहाँ पे ऑब्जर्वर है। तो अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे है, क्या उसे प्लेट सिर्फ एक ऐसा स्ट्रेट लाइन दिखेगा? क्या उसे प्लेट सिर्फ एक ऐसा स्ट्रेट लाइन दिखेगा ऑफ ए थिकनेस? एक प्लेट है, इनफाइनाइट प्लेट है, और आप अगर साइड से दिख रहे हो, क्या आपको प्लेट ऐसा दिखेगा? ठीक है, और ऐसे इमेजिन करो कि ये प्लेट इस पेपर के बाहर और पेपर के अंदर इंफिनिटी तक गई हुई है। ठीक है ना, इसको आपने ऐसे अरेंज कर लिया। ठीक है, और इस प्लेट से, सुनना ध्यान से, इस प्लेट से a/2 दूरी पे एक चार्ज है प्लस q। एक इनफाइनाइट प्लेट है, ये प्लेट को आप ऐसे इमेजिन करो, ऐसा प्लेट था जो मैंने यहाँ पे डायग्राम दिखाया, दिस इज द एक्चुअल प्लेट। और आप मान लीजिए आपने इस प्लेट को ऐसे घुमा के 90 डिग्री घुमा के ऐसे रखा हुआ है, सच दैट इस प्लेन के बाहर और इस प्लेन के अंदर, व्हाइट बोर्ड के बाहर और व्हाइट बोर्ड के अंदर, जो व्हाइट बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ ये इंफिनिटी तक फैली हुई है। और इस प्लेट से a/2 दूरी पे एक चार्ज प्लस q रखा हुआ है। कितनी दूरी पे रखा हुआ है? a/2 दूरी पे। आपको बताना है व्हाट इज द फ्लक्स, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द प्लेट, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द प्लेट। अगर प्लस q चार्ज a/2 दूरी पे रखा हुआ है, व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द प्लेट, ये आपको बताना है। ट्राई करो तो जल्दी, व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द प्लेट, जल्दी ट्राई करो। I would not say anything, is it correct or not? You think about it. ओके, लेट्स सी। देखो, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें यूज करना पड़ेगा कंसेप्ट जो हमने सीखा है। हमें ये पता है कि ये प्लस q चार्ज के कारण जो नेट फ्लक्स होगा, इट विल बी q by epsilon naught, बट फॉर दैट वी हैव टू क्रिएट एन एनक्लोजर।
तो अब एनक्लोजर कैसे बनाया जाए, लॉजिकली सोचो। और एनक्लोजर ऐसे बनाना पड़ेगा कि हमें इस प्लस क्यू को सिमेट्री भी यूज करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन एक्सप्लॉइट सिमेट्री। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक ऐसा प्लेट ले रहा हूं, एक ऐसा प्लेट ले रहा हूं, एक ऐसा प्लेट ले रहा हूं। ये सभी प्लेट जो मैंने एक्स्ट्रा जोड़े हैं यहाँ पे साइड ए के, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये सभी प्लेट जैसे ओरिजिनल प्लेट इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जा रहा था, ये सभी प्लेट वैसे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी जा रही है। ठीक है, सभी प्लेट्स वैसे ही टाइप के। तो अगर अभी मैंने ऐसे प्लेट्स लगा दिए, अब सोचो लॉजिकली, क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये प्लेट के एंड में, ये प्लेट्स ऐसे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी जा रही थी, इस प्लेट के एंड में, ये मतलब प्लेट के एंड में पहुंचते पहुंचते क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। मतलब इस प्लेट के एंड में एक ऐसा ही स्क्वायर आएगा, जैसा ये स्क्वायर ए साइड का मिल रहा है, इस प्लेट के एंड में प्लस इंफिनिटी पे क्या वैसा ही एक स्क्वायर रहेगा, और माइनस इंफिनिटी पे वैसा ही एक स्क्वायर रहेगा। लेकिन उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, प्लस क्यू से इनफाइनाइट दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, जीरो। तो इनको क्लोज करने वाले जो फेसेस हैं उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट जीरो है, तो वहां से कोई फ्लक्स नहीं आएगा, क्योंकि फ्लक्स इज द काउंट ऑफ द लाइन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस लाइन दैट इज पासिंग थ्रू एन एरिया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो हो गई तो काउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का कोई सवाल ही नहीं। तो इसका मतलब बाहर के एकदम एंड पे जो ए स्क्वायर एरिया का एक प्लेट होगा जो उसे कवर करेगा, और माइनस इंफिनिटी पे जो ए स्क्वायर एरिया का प्लेट जो उसे कवर करेगा, ये दोनों गायब रहेंगे, वहां ये दोनों रहेंगे लेकिन वहां पे फ्लक्स जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये जो Q बाय एप्सिलॉन नॉट, इसका जो टोटल फ्लक्स आएगा जो इस एनक्लोजर से बाहर निकलेगा, क्या वो इन चारों प्लेट में इक्वली डिवाइड होगा, बिकॉज ए स्क्वायर साइड का जो प्लेट होगा एंड्स पे प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पे, क्या वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के कारण वहां से कोई भी फ्लक्स बाहर नहीं आएगा। मतलब Q बाय एप्सिलॉन नॉट का जो फ्लक्स होगा, क्या वो अब इन चार प्लेट्स में इक्वली डिवाइड होगा। कौन से चार, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, सिमेट्री के कारण। इसका मतलब हर प्लेट से जो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है उसके थ्रू फिर कितना फ्लक्स जाएगा, क्या ये Q बाय एप्सिलॉन नॉट का एक चौथाई। तो क्या आपका रिजल्ट आ जाएगा Q बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। क्या मेरी बात समझ आई, क्या मेरी बात समझ आई? हाँ देवेश बोलो। सर हम जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे और हमने तुम्हारी इनफाइनाइट आवाज लेंथ कट की रही है, वायर, दोबारा से। सर हम जब वो इनफाइनाइट लेंथ की वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तब हमने π/2 एंगल लिया था ना, तो फिर वो टोटल एंगल हाँ, पाई हो पाई बाय जाता है। 2 तो एंगल लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अब इनफाइनाइट वायर के कारण थोड़ा जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे निकालते हैं, हम तो एक लिमिटेड डिस्टेंस पे निकालते थे ना। हाँ सर, पर अब अगर ये चार्ज के रिस्पेक्ट में, तो वो पाई एंगल सबटेंड करेगा ना प्लेट उस पे। हाँ तो तो फिर तो फिर सर वो सॉलिड एंगल तो 2 पाई हो गया ना। सॉलिड एंगल 2 पाई होगा कैसे? ये थोड़ी ना कोई स्फीयर है, ये तो सर सीधा पर सीधी वो, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी आ रहा है ना। हाँ सोचो थोड़ा सा, सोचो। ठीक है, ओके। कोई और भी सवाल था? एक सेकंड जस्ट होल्ड। सर वो जीरो होगा वो नहीं समझा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, वही सवाल था अभी देवेश का। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये देखो ऐसे चार प्लेट्स मैंने जोड़ दिया, अभी ये हर प्लेट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है, जैसे ये डायग्राम है आपका। तो जब प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी पहुंचेगा, उस एंड पे हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट होगा या स्क्वायर एरिया होगा, बट उस स्क्वायर एरिया से कितना फ्लक्स जाएगा, जीरो। बिकॉज वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है ना, प्लस क्यू चार्ज से, प्लस क्यू चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो। तो वहां से कोई भी फ्लक्स नहीं जा रहा है। तो फिर प्लस इंफिनिटी वाला स्क्वायर और माइनस इंफिनिटी स्क्वायर को वैनिश करा दो, हट जा, वो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां से कोई भी फ्लक्स नहीं आएगा। तो फिर फ्लक्स कहां से आ रहा है, सिर्फ ये चार सरफेसेस से। इसका मतलब क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट को चार पार्ट में डिवाइड करो, दैट इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या बात समझ में आई है? अब आप लॉजिकली सोचो, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखना अभी। ठीक है, आई की पोजीशन से फ्लक्स चेंज होगा,
नहीं समझा मैंने अनुष्का, आई डिडंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, प्लीज थिंक एंड आस्क द क्वेश्चन, आई डिडंट गॉट इट। ध्यान सुनो अभी। अभी देखो, इसके ऊपर बहुत से सवाल बनाए जा सकते हैं, मतलब एनक्लोजर की वैरायटी अलग अलग हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन की, मान लो इसकी डिस्टेंस, इसकी लेंथ ए है, वैसे ही ये भी वही वाला है कि यू नो लेंथ ए है और ये प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी तक जा रहा है, ए लेंथ, ठीक है। थोड़ा सा इसको नीचे बनाता हूँ, ठीक है। लेकिन लेकिन ऐसा करो कि ये जो डिस्टेंस है जहां पे ये चार्ज को रखोगे, प्लस क्यू चार्ज को, ये मान लो है 1030 डिग्री, कितना होता है 1/√3 ना। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस √3a/2 है। लेंथ ए का एक प्लेट है जो कि इस टाइप का प्लेट है, फिर से समझ जाओ क्वेश्चन, जो कि प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी तक एक्सटेंड किया हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, मतलब ये बोर्ड के बाहर प्लस इंफिनिटी तक गया हुआ है और बोर्ड के अंदर माइनस इंफिनिटी तक गया हुआ है। इससे √3a/2 डिस्टेंस पे एक चार्ज प्लस क्यू रखा गया है। व्हाट इज द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस surface or this plate of length of or of width a and extending from minus infinity to plus infinity? तुम्हें ये पकड़ना पड़ेगा कि एग्जामिनर का थॉट प्रोसेस क्या है, तभी तुम इस टाइप के सवालों को कर पाओगे। मैंने ऑलरेडी एक सवाल बताया है, अगर तुम्हारी बुद्धि चल रही तो तुम सोचो तो हमारा पहला काम है कि हमें सिमेट्री एक्सप्लॉइट करना है और इसे एनक्लोजर के अंदर डालना है। अब इस केस में कैसा एनक्लोजर बनेगा डिपेंडिंग अपॉन द डेटा दैट यू आर लुकिंग एट। क्या आप बता सकते हो? ट्रायंगल, सोचो। सोचो सोचो। प्रिज्म, बाप रे, कुछ भी मत बको भाई, थोड़ा अक्ल लगाओ, अक्ल लगाओ, कुछ भी मत बको। देयर शुड बी अ रीजन बिहाइंड व्हाट यू आर सेइंग, ओके। हमारा टारगेट क्या है, हमें एनक्लोजर के अंदर रखना है, और ये एनक्लोजर कैसा है, ये 2D में नहीं है, ये 3D में है। आपको इमेजिन करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो आपको लाइन दिख रही है ए लेंथ की, ये प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी तक जा रही है। आपको ये बात समझनी है, लॉजिकली थोड़ा सा अक्ल लगाओ। इक्विलेटरल ट्रायंगल, गलत। कोई भी अभी तक सही नहीं बोल पाया, एनीवन? थोड़ा सा ज्योमेट्री प्ले करो। एक काम कर, इसको सॉल्व करने का तरीका, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दे, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दे। तेरे हिसाब से ये सेंट्रल एंगल कितना होगा बोल। सेंट्रल एंगल निकाल पहले, अपने आप आंसर दिखेगा तेरे को। सेंट्रल एंगल निकाल, कितना है वो सेंट्रल एंगल जो मैंने वहां पे रेड कलर से ड्रॉ किया हुआ। कितना है? 60। वेरी गुड। अब मेरी बात सुन ध्यान से, यहाँ पे तेरे को समझ में आ जाएगा कि अच्छा ऐसा सवाल है। यहाँ पे ये सेंट्रल एंगल कितना था रे? यहाँ पे ये सेंट्रल एंगल कितना था? सेंट्रल एंगल पूरा पूरा देवेश, पूरा 30। तुम लोग जो जवाब दे रहे हो ना, तुम्हारे रेस्पॉन्सेस देख के मैं सही में, मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा किसी दिन। मतलब मुझे
इस लेवल के मतलब तुम अगर सोच रखोगे, मतलब हाउ आई कैन हेल्प यू गाइस, यू आर स्टडीइंग फिजिक्स, कम ऑन। ये एंगल 90 डिग्री है। अब हिंट समझ, ये सेंट्रल एंगल को 360 डिग्री करने के लिए कितने से गुना करना पड़ेगा? 4 से। इसका मतलब मेरे को 4 साइड से इसको क्लोज करना पड़ेगा, इसीलिए स्क्वायर बनाया। चमका? चमका? अब इधर आ, यहाँ पे सेंट्रल एंगल कितना आया? 60। इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं 360 डिग्री बनाने के लिए? इसका मतलब पूरा एनक्लोजर बनाने के लिए मुझे कौन सा फिगर बनाना पड़ेगा? हेक्सागन। देयर यू आर। समझ में आया? अब बता आंसर, बिना पेन छुए आंसर बोल। जो लॉजिक तेरे को लास्ट क्लास में समझाया गया तो उसका आंसर बोल अभी, बिना पेन छुए ओरली जवाब दो। क्या आंसर आएगा? Q/6ε0। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बस हो गया। देख देख क्या खास बात है, बोल। हो गया Q/6ε0। लॉजिकली सोच, आंसर आ गया। लॉजिकली सोच, लॉजिकली सोचो कैसे Q/6ε0। ये देख मैं बता रहा हूं। क्या 2D में ये वाला फिगर बना, लेकिन ये क्या हर एक जो साइड तुमको ए साइड का दिख रहा है, हर एक साइड ए लेंथ का दिख रहा है, क्या ये प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी तक जा रहा है? तो जो प्लस इंफिनिटी पे जो हेक्सागन शेप पे एक एनक्लोजर रहेगा, वहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी, तो वहां से जो फ्लक्स निकलेगा वो जीरो है। और माइनस इंफिनिटी पे जो ये एनक्लोजर बनेगा उस एंड पे, माइनस इंफिनिटी के एंड पे, वहां से भी जीरो हो जाएगी। तो ये Q/ε0 कितने फेसेस से सिमेट्रिकली लोकेट होने के कारण कितने फेसेस से क्रॉस करेगी? 6 फेसेस से, और सिमेट्रिकली लोकेटेड है तो Q/6ε0 हो जाएगा आंसर। खत्म, खत्म। अब तुम्हें सवाल, तुम सवाल बना के दिखाओ मुझे। मुझे ट्रायंगल बनाना है, मेरे पास यही है ए लेंथ का, और मुझे ट्रायंगल बना के इसको एनक्लोजर में डालना है सिमेट्रिकल लोकेशन। तो ये वाला लेंथ बताओ। मैंने उल्टा सवाल पूछा है, बताओ तो देखो कौन होनहार बताएगा इसको। बोलो, ट्रायंगल बनाना है मुझे। A/2√3। ओके, एनीवन एल्स? A/2√3। देवेश, स्नेहल, अर्नव, अनुष्का, सब लोग वही बोल रहे हो। तो सिमेट्री लोकेटेड ट्रायंगल में अगर डालना है तो ये जो ट्रायंगल होगा, ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या बनेगा? सेंट्रॉइड। तो लॉजिक से चलो, इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड ए है, ये 60 है, ये ए है, तो ये ए साइन 60 डिग्री है। साइन 60 डिग्री मतलब √3/2। और ये जो लेंथ है, ये लेंथ चाहिए हमें। दिस इज 2:1। इज इट 1/3 ऑफ A√3/2? तो आंसर आ जाएगा A/2√3। वेरी गुड, यही आया है क्या? यही आया क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। तो अगर A/2√3 डिस्टेंस पे है तो हम यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू रखेंगे, ए साइड होगा, और ये पूरे इंफिनिटी तक एक्सटेंड करेगा, प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी। और अगर हमसे सवाल पूछा जाए कि कितना फ्लक्स इससे गुजरेगा, हमारा आंसर आ जाएगा Q/3ε0। यस और नो? क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है एवरीवन? एवरीवन, ठीक है। मैं इस क्लास को और 10 मिनट खींचूंगा। क्या क्या अच्छा लग रहा है? क्या मजा आ रहा है? क्या अच्छा लग रहा है? काहे का अच्छा सर? अच्छा लग रहा है क्या? मजा आ रहा है? ओके, चल अब इधर आ, देख
देख ध्यान से, ध्यान से देख, ये देख, अभी अभी देख कैसे और कैसे सवाल हो सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे एक वैरायटी ऑफ सवाल ऐसा देखा हमने, और कैसे सवाल हो सकते हैं जो कि हमें सॉल्व करने आने चाहिए। देख मान ले मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि ये देख, ये एक डिस्क है, इस डिस्क से d डिस्टेंस पे और इस डिस्क की रेडियस r है, ठीक है, एक चार्ज प्लस q रखा हुआ है। तो तुम्हें बतानी है कि व्हाट इज द नेट फ्लक्स विच पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर एरिया। ये ऑलरेडी हमने इंटीग्रेशन अप्रोच से करके रखा हुआ है, याद करो, हमने ई डॉट डी ए करके इसको निकाला था। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि तुम इसी सवाल को सॉल्व करो बाय द कंसेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। ट्राई करो, तो सॉलिड एंगल्स के कॉन्सेप्ट से करने की कोशिश करो इसी सवाल को। सॉलिड एंगल की कॉन्सेप्ट से एक लाइन पे आएगा आंसर, अगर तुम समझ गए हो तो। ओके, लेट्स लुक एट द अप्रोच। देखो, अगर तुम ये Q से ये एजेस को ज्वाइन करो, मैंने सिर्फ 2 लाइन दिखाए हैं, ऐसे एजेस को ज्वाइन करोगे तो तुम्हें एक कोन मिलेगा, यस और नो। इस डिस्क के सभी पॉइंट से अगर तुम चार्ज Q को ज्वाइन करो एक लाइन से, तो इन सबको जब ज्वाइन करोगे क्या तुम्हें एक कोन मिलेगा, यस और नो, यस और नो। ये चैप्टर बिल्कुल नया है और समझ थोड़ी सी रखो, ये चैप्टर में तुम मास्टरी कर लोगे। अब इसका मैं 2D व्यू बना रहा हूं, किसका, इस कोन का, इस कोन का 2D व्यू बना रहा हूं। ये आर है, ये आर है, और ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, ये स्मॉल डी है। ये जो एंगल है ये एंगल अल्फा है। अगर तुम्हें याद होगा हमने सॉलिड एंगल को लिंक किया था प्लेन एंगल से, एंड दैट वाज गिवन बाय द फार्मूला 2π1 माइनस कॉस अल्फा, वेयर अल्फा वाज द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, यस और नो। 2D में जो कोन का फिगर होगा उसका सेमी वर्टिकल एंगल था, याद है आपको। हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान सुनिए। 4π मैंने ये चीज यूज किया था, 4π सॉलिड एंगल में कितना फ्लक्स लिंक होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। एक में कितना लिंक होगा, Q बाई 4π एप्सिलॉन नॉट। तो इस अल्फा प्लेन एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग जो सॉलिड एंगल है विच इज 2π1 माइनस कॉस अल्फा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितना फ्लक्स लिंक होगा, दैट विल बी Q बाई 4π एप्सिलॉन नॉट इनटू 2π1 माइनस कॉस अल्फा। अब ध्यान सुनना, 2π कट जाएगा तो ये Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा इनटू 1/1 माइनस कॉस अल्फा। कॉस अल्फा को क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा विल बी d बाई अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई है, क्या आपको समझ में आया है? आप चेक करो, यही फॉर्मूला आपको मिलेगा, आप चेक करो, यही फॉर्मूला मिलेगा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस डी बाई अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर। यही फॉर्मूला हमने इंटीग्रेशन से भी निकाला था, लेकिन सॉलिड एंगल से देखो ये एक लाइन में आता है। इंटीग्रेशन से हमें कितने सारे इंटीग्रेशन सब करना पड़ा था, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ा था, फिर सॉल्व करके लाया था। याद आ रहा है आपको, ये करवाया था मैंने। अगर आपने नोट्स बनाया है तो आपको साफ साफ दिखने लगेगा ये, क्या क्लैरिटी है एवरीवन। तो Q by 2 epsilon 1 minus d by under root of r square plus d square, will this give you the net flux which is passing through this particular disk? Are you understanding it? This is the utility of solid angle. ये solid angle को super powerful बना देता है, super powerful। क्या बात समझ में आ रही है, क्या आपको क्लैरिटी है ये, पक्का 100%?
एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? नो, आ जाओ। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लो ठीक है, मान लो ये एक सिलेंडर है लेंथ L का, और इस सिलेंडर में एक चार्ज लोकेटेड है प्लस Q का। ये डिस्टेंस है L/3 और ये डिस्टेंस है 2L/3। रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर इज R। ठीक, आपको बताना है व्हाट इज द फ्लक्स क्रॉसिंग, what is the flux crossing through the curved surface area of the cylinder। कितना फ्लक्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर से क्रॉस करेगा, ये आपको बताना है। जल्दी करो। सोचो एक मिनट, कैसे करोगे इस सवाल को? ये सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ फ्लक्स में काम नहीं आएगा, जहां पे भी ऐसी चीजें हो रही है, जैसे कि लाइट चैप्टर में भी काम में आएगा। ये आपको एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक पावर सोर्स है, एक गिवन एरिया से कितना एनर्जी निकलेगा, ऐसा अगर सवाल आए ना आपको, तो भी आप कर सकते हो। ऐसा ऐसा आपने साउंड वेव में भी देखा है, उसी टाइप का कुछ, कि एक बल्ब जल रहा है और एक गिवन एक सर्कल है, उस सर्कल से कितना एनर्जी, लाइट एनर्जी क्रॉस करेगा, सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट से आप बना सकते हो। तो ये आपको देखना है कि सॉलिड एंगल का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है जो कि आपको यूज करते रहना है अलग अलग जगहों पे, जहां पे भी आप इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो कैसे करें। अगर आपको लॉजिकली समझ में आ रहा है, इसका 2D व्यू बना लो। इसका 2D व्यू ऐसा होगा, देख, ये डिस्टेंस 2L/3 है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? ये एंगल मान ले अल्फा है, ये एंगल मान ले बीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है, ये जो मैं ज्वाइन करूंगा, ये कोन बनेगा। मैंने उसका 2D व्यू बना लिया। ये सेमी वर्टिकल एंगल है उसका, और इसका भी सेमी वर्टिकल एंगल है इस साइड में, ये भी एक कोन बनेगा। आपको समझ में आ रहा है सारे पॉइंट ज्वाइन करने? तो मुझे पता है कि ये Q एक एनक्लोजर के अंदर है, तो इस टोटल एनक्लोजर से जो नेट फ्लक्स जाएगी वो आएगी Q/ε0। उसमें से अगर मैं इस डिस्क के थ्रू जाने वाला फ्लक्स और इस डिस्क के थ्रू जाने वाला फ्लक्स अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये मान लो फेस ए है, ये मान लो फेस बी है, तो Q माइनस फ्लक्स थ्रू फेस ए माइनस फ्लक्स थ्रू फेस बी कर दूं, क्या मुझे फ्लक्स मिल जाएगा थ्रू द कर्व्ड सरफेस एरिया? बोल चमका के लिए। अब लॉजिकली सोच, ये फ्लक्स थ्रू फेस ए कैसे निकालेगा तू? तेरे को पता है फेस ए से जो फ्लक्स निकलेगा वो कितना निकलेगा, वो कैसे निकालेगा तू? बोल। अरे अभी किया यार, लास्ट वाला जैसे है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो डिस्क वाला कॉन्सेप्ट से। तो क्या तू बोलेगा कि 4 पाई सॉलिड एंगल से Q/ε0 निकलेगा, 1 से Q/4 पाई ε0। तो ए वाले फेस से 2 पाई 1 माइनस कॉस बीटा में से Q/4 पाई ε0 इंटू 2 पाई 1 माइनस कॉस बीटा हो जाएगा। सिमिलरली फेस बी से it will be Q/4 पाई ε0 into 2 पाई into 1 minus cos of alpha। तो आपका आंसर आ जाएगा Q/ε0 माइनस Q/2 ε0 1 minus cos बीटा
माइनस q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा। आप q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो तो वो आ जाएगा 2 माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। कॉस अल्फा आप लिख सकते हो L by 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज, which is L by 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ L by 3 होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और दूसरे वाला हो जाएगा 2L by 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2L by 3 होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो इससे आप cos बीटा और cos अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो इस ट्रायंगल से। यस और नो? ये r है, आपको पता है, ये L by 3 है, तो ये हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा r स्क्वायर प्लस L by 3 का होल स्क्वायर। क्या आपको समझ आ रहा है? और ये हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा r स्क्वायर प्लस 2L by 3 का होल स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ आएगी? क्या मेरी बात समझ आएगी? तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आपको नेट फ्लक्स व्हिच इज पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या वो निकल के आ जाएगा? यार रेस्पॉन्स बहुत खराब है यार। क्या बात समझ आ रही है? क्या समझ आया या सर के ऊपर से गया? एवरीवन क्या समझ आया है? एवरीवन क्या क्लैरिटी है? ओके फाइन, so I will stop the session here.